नमस्कार। एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों की शक्तियाँ इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि न्यायाधीश की नियुक्ति आप जान लें कि राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं उस राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जिस राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसे शपथ राज्यपाल दिलाता है और ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही साथ इनको इनके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। तो इतना हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है एवं उसकी शक्तियां क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई सीधे हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ऐसे मामले जिसमें हम उसकी मांग के लिए या उसे लागू करवाने के लिए, उसे इन्फोर्स करवाने के लिए सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे मामलों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें जो सबसे प्रथम है वसीयत से संबंधित मामले, विवाह से संबंधित मामले, तलाक से संबंधित मामले, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामले हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो संसद के सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, जैसे हम लोगों ने देखा था जब हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ठीक उसी प्रकार संसद के सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों के लिए हाई कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। जब हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 32 की चर्चा की थी, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि आर्टिकल 32 ये संविधान की आत्मा है
आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि किसी को अधिकार प्रदान कर दिए जाए और उसके अधिकारों के उल्लंघन के बाद अगर उसे रिस्टोर करने की व्यवस्था नहीं है तो फिर ऐसे अधिकार बेकार हैं, निर्मूल हैं। इसलिए 32 का महत्व संविधान में खास तौर से नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट, राज्यों का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 226 का प्रावधान यह प्रावधानित करता है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है तो नागरिक सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट को वही अधिकार प्राप्त हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के अगर हम अधिकारों की बात करें तो और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, रिट जारी करता है और रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करता है। अब अगर हम देखें तो वही रिटें जारी की जाती हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, आदि 5 रिटें जारी की जाती हैं। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं वही हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। लेकिन रिटों के संबंध में आपको यह विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि रिटों के संबंध में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तारित हैं, यानी कि रिट जारी करने में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत है। तात्पर्य यह है कि रिटें तो दोनों जारी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में ही ये रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को यह अधिकार और विस्तृत करके प्रदान किया गया कि वह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ या मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य मामलों में भी ऐसी रिटें जारी कर सकता है जो मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत आर्टिकल 32 की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत पावर, अधिक विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। तीसरी बात, अगर हम अगले पॉइंट पर आए तो कहा गया कि संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों में, यानी कि अगर किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न छिपा हुआ है या प्रश्न अंतर्निहित है, कानून का प्रश्न अंतर्निहित है, विधि से संबंधित कोई व्याख्या करनी है, तो ऐसे मामलों में भी अगर अधीनस्थ न्यायालय उसे मामला स्थानांतरित करता है और यह कहता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना विचार देना चाहिए, तो ऐसे मामलों में भी हाई कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो आपने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। अब दूसरा, न्यायाधीश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। तो हम लोग अभी पीछे ही बात करके आगे आए हैं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करना ये हाई कोर्ट के
अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसके अंतर्गत हाई कोर्ट आपको पता है रिट जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध आदि। और इन रिटों के माध्यम से हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिट के मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत है। इस पर हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और यह आवश्यक है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित हों। यह तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। अब अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की, तो आपको पता है कि हाई कोर्ट आर्टिकल या अनुच्छेद 226 के तहत न सिर्फ मौलिक अधिकार बल्कि अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में 226 के अंतर्गत जो अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त हैं वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के प्राप्त अधिकारों से अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय से तात्पर्य है ऐसे मामले जिस पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, परंतु वादी या प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से, उसके जजमेंट से सहमत नहीं है, तो वह अपनी असहमति के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से उसमें पुनः विचार करने की मांग कर सकते हैं। अगर हम दीवानी मामलों में देखें तो अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य या विधिक प्रश्न नियत होने पर के द्वारा, है ना, यहां के द्वारा, अगर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें कोई विधिक प्रश्न या तथ्य निहित है, अतः इस पर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को विचार करना चाहिए या अपना मत प्रकट करना चाहिए, तो ऐसे मामलों की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होती है आपराधिक मामले में? यदि सत्र न्यायालय द्वारा 7 साल से अधिक सजा दी गई है, तो दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है कि यदि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय
या अन्य सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को 7 साल से अधिक की सजा सुनाता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करने का पात्र हो जाता है और वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है कि मृत्यु दंड का अगर आदेश है तो हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि या अनुसमर्थन आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय किसी अपराधी को मृत्यु का दंड प्रदान करता है, दंड देता है, तो इसके लिए वह क्या करता है, हाई कोर्ट की पुष्टि करवाता है। जब तक हाई कोर्ट पुष्टि नहीं करता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का दंड नहीं दिया जा सकता है ना, दंड नहीं दिया जा सकता विदाउट अनुसमर्थन के, विदाउट पुष्टि के। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य थे अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित। अब हम देखते हैं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षण का मतलब निगरानी, नियंत्रण, देखभाल आदि, है ना। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार की जब हम बात करते हैं, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार की, तो पर्यवेक्षण का मतलब निगरानी हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, देखभाल से संबंधित मामले हो सकते हैं। तो पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर हम देखें हाई कोर्ट को महत्वपूर्ण रूप से 2 तरीके के अधिकार प्राप्त हैं। पहले की अगर हम बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखना। तो हाई कोर्ट का सबसे पहला पर्यवेक्षीय कार्य क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नजर रखे, वह उन पर नियंत्रण रखे। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि ऐसे मामले वह स्वयं के पास मंगवा सकता है अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि ऐसे मामले में विधिक प्रश्न या ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा कोई मामला किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है, हाई कोर्ट को यह लगता है कि इस मामले में कुछ विधिक प्रश्न हैं या ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय से ऐसे मामले को अपने पास मंगवा सकता है ना। अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य या विधिक प्रश्न छुपे हुए हैं या अंतर्निहित हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के लिए ऐसे तथ्य हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे विधिक प्रश्न है जो संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय से ऐसे मामले पर सुनवाई करने के लिए अपने पास मंगवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, तो नियंत्रण का जो तरीका होता है हाई कोर्ट का कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
तैनाती एवं पदोन्नति, ये तीनों कार्य है ना जिला न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित, तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार हाई कोर्ट को है ना। तो ये नियंत्रण रखने का एक तरीका होता है। दूसरा, हाई कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ये बाध्यकारी होते हैं। जैसे आपको पता है, हम लोगों ने बात किया था, जब हम न्यायालयों की बात कर रहे थे तो हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था कि जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वह कैसी है, एकीकृत है। और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होने के कारण ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीन स्तरों पर मुख्य रूप से विभाजित है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, मध्य में हाई कोर्ट है और सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह सभी हाई कोर्टों और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के लिए बाध्यकारी होते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो निर्णय लेता है वह उस राज्य में विद्यमान सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के लिए बाध्यकारी होता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों के लिए हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों या कानूनों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से वह अलग अलग निर्णय या आदेश या निर्देश जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों पर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम बात करें अभिलेख न्यायालय। ये शब्द भी आप दूसरी बार सुन रहे होंगे। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तब भी हम लोगों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट कैसा न्यायालय है, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। अब यहां आपको यह जानना चाहिए कि अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि उसके द्वारा लिए हुए निर्णय अभिलेखों में सुरक्षित रखे जाएंगे और भविष्य में उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ना, प्रयोग किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के फैसले एवं कार्यवाही को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। दूसरे शब्दों में इसी बात को अगर हम कहें कि न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य क्या है, न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य है न्यायालय की आलोचना करना अथवा न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा पर
आघात पहुंचाना, और इस आघात पहुंचाने में यदि आप जजों की आलोचना करते हैं तो भी वह न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। लेकिन जो निर्णय आते हैं उन निर्णयों पर चर्चा परिचर्चा करना यह न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि न्यायालय कोई निर्णय देता है, कोई जजमेंट देता है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में जब हम बात कर रहे हों तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम न्यायालय की आलोचना ना करें और न ही न्यायालय की प्रतिष्ठा या उसकी गरिमा को कम करने का प्रयास करें। यदि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास की सजा दे सकता है ना, साधारण कारावास, या उस पर जुर्माना लगा सकता है। आर्थिक दंड से तात्पर्य क्या है कि उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों, कारावास का भी दंड दिया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब अंत में हम देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसको भी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय इसका अध्ययन किया था। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है कि यदि किन आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखें कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, दूसरा, जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है या उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, या नहीं बल्कि यह, अर्थात कोई निर्णय किया जाता है और वह निर्णय उस विषय से संबंधित है जो उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरी स्थिति बनती है संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। अगर संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है तो भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और यह पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन मतलब फिर से देखना कि जो यह कानून बनाया गया है क्या यह कानून मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता है, या ऐसे प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा बनाया गया है जो उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, या क्या वह संविधान के विरुद्ध है। इन तीन आधारों पर पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। और यह पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट को प्राप्त होती। 226 में आपको पता है मौलिक अधिकारों से संबंधित और 13 में विधि से संबंधित। तो इन दोनों के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति आती है कि हाई कोर्ट यह देख सकता है या विचार कर सकता है कि जो कानून बनाया गया है क्या वह संविधान सम्मत है अथवा वह संविधान का उल्लंघन करता है, अर्थात उसकी वैधता की जांच कर सकता है। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा हमारी समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए चैप्टर के साथ। वह तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।